May she bless us all with more knowledge and more wisdom. Our theme is based on the fact that there has been a sea of changes in nature of party politics, agenda setting, policy priorities, role of media, and aspirations of people. We will try to understand these changes currently happening in India. भारत की राजनीति को जानना और समझना ये सिर्फ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए जरूरी नहीं है, ये हर उस वर्ग के लिए जरूरी है जो हमारे भारत का नागरिक है, हिस्सा लेता है पॉलिटिक्स में, इलेक्शंस में वोट डालता है। My heartiest greetings and gratitude to our principal sir, Dr. Krishan Kant, for always motivating us. Thank you, sir, and most welcome. Dr. Rajpal Singh, Principal GMN College Ambala, for being so supportive and collaborating with us in this wonderful talk. Thank you, sir. We are honored, and I will say deeply honored, to have Dr. Surendra Singh, Head of Department Political Science, GMN College, as our distinguished speaker. We look forward to listen to you, sir. Now, I request Dr. Ritu, Head of Department Political Science, to please carry forward our talk. Ma'am, एक second. मैम आप करूँगी अनम्यूट। थैंक यू दीता। सभी को मेरा नमस्कार। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अग्रवाल महाविद्यालय व बल्लभगढ़ और गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज अंबाला के संयुक्त तत्वाधान में एमर्जिंग ट्रेंड्स इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स इन इंडिया विषय पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में मैं यहाँ पर उपस्थित दोनों महाविद्यालयों के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता व प्रिय छात्र छात्राएं, आप सबका इस तरंगोष्ठी में मैं डॉक्टर रितु हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज का जो विषय है भारतीय राजनीति में, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में बहुत परिवर्तन आया है और अनेक नई प्रवृत्तियां उभरी हैं। हमारी भारतीय राजनीति जो है राजनीतिक सिद्धांतों के ऊपर ज्यादा आधारित नहीं रही है और भारतीय राजनीति में बहुत सारी नई नई प्रवृत्तियां देखने को मिल रही है, जिसमें पार्टी पॉलिटिक्स में जो बदलाव आ रहे हैं, एजेंडा सेटिंग में पॉलिसी प्रायोरिटीज हो रही हैं, सोशल मीडिया का रोल है, सोशल इंजीनियरिंग है, लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं वो अलग हो रही हैं और आइडियोलॉजी जो पहले थोड़ी बहुत थी उसका भी समापन हो रहा है। इसके अलावा केंद्र राज्य में विवाद है, करप्शन का, हिंदुत्व, बहुत सारे धर्म, जाति, भाषा, अनेक जो है मुद्दे आ रहे हैं। इन नई प्रवृत्तियों के दौर में कुछ गंभीर मुद्दे भी सामने आए हैं जिन पे चिंतन जरूरी है, तो आज ये गोष्ठी हम आयोजित कर रहे हैं। उससे पहले मैं जीएमएन कॉलेज गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज, जिसकी स्थापना श्री जसवंत राय जी ने 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद में की थी, आज शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी महाविद्यालय के रूप में है ये, और मैं उनके रूप में स्थित है और यह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और यह महाविद्यालय
वर्तमान में डॉक्टर राजपाल सिंह प्राचार्य के नेतृत्व में निरंतर प्रगति कर रहा है और हमारा अग्रवाल महाविद्यालय बल्लभगढ़ जो इनके कोलैबोरेशन में आज हम ये वेबिनार आयोजित कर रहे हैं, वो भी हमारा महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता जी के नेतृत्व में 3.57 CGPA के साथ नेक ग्रेडिंग में A++ स्थान अर्जित करके न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश भर में अग्रणी महाविद्यालय रहा है। इन सब का श्रेय हमारे महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता जी के कुशल नेतृत्व को जाता है। सर, आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, कुशल प्रशासक हैं। आपके नेतृत्व में कॉलेज शीर्ष पर नए आयाम हासिल कर रहा है और आप हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं। सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आभारी हूँ। मैं दोनों ही महाविद्यालय के प्राचार्यों की आभारी हूँ और धन्यवाद करती हूँ। सर, आपके ही सहयोग से हम ये वेबिनार जो है आज आयोजित कर पा रहे हैं और अब मैं महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता जी से आग्रह करूंगी कि वो अपने विचारों से सभी को सर संबोधित करें। धन्यवाद रितु जी। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, क्लियर आ रही है। गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज अंबाला के प्राचार्य और मेरे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर राजपाल सिंह जी, इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में GMN कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, इसकी आयोजन समिति में डॉक्टर रितु, मिस उदिता और इस कार्यक्रम में भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से जुड़े हुए शिक्षक और विद्यार्थियों। बहुत हर्ष का विषय है कि राजनीतिक शास्त्र विभाग ने इस विषय पर इस संगोष्ठी का आयोजन किया है, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स इन इंडिया। देयर आर मेनी trends which are emerging in the present context, and I am sure the invited speaker is going to throw light on all the related aspects. We have an MOU with the GMN college, and under that collaborating events through various departments, through various health societies and forums. I know GMN college has its own place in that area, though the distance is quite far off, but through this online mechanism, we can come close to each other and we can organize such events wherein the delegates, the teachers, the students from both the colleges are available on this online platform. So on behalf of Agrawal College, Ballabgarh, on my own behalf and on behalf of my teachers and management, I welcome Dr. Rajpal Singh ji and the invited speaker for the day, Dr. Surinder Singh ji. And I also thank Dr. Ritu and Udita for providing me this opportunity to come and welcome the speaker and my fellow principal. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. Your thought-provoking welcome address sets a perfect virtual platform for our speaker to deliver their talk. Without any delay, we now have the pleasure of listening to Dr. Surinder Singh, HOD GMN College, Ambala. Sir, your achievements are impossible to say in one day, but we will to name a few. Gold medalist in MPhil, PhD. Years of experience. Sir, you are the convener of NAC, IQASC of various committees, including Admission Committee, Sports Committee, Hello. Hello.
Hello. And not only this, you have been selected as visiting scholar to Mauritius by UGC. Hello. We feel extremely prideful to have you, I now request you to please address our esteemed our esteemed participants of this webinar. Okay. Thank you, ma'am. Am I audible? Yes, sir. Okay. Honorable Dr. Krishnakant ji, Principal of the college, Dr. Ritu, other dignitaries, and students. First of all, I extend my heartiest thanks to Dr. Krishnakant ji for invitation. And it is a matter of basically pleasure for me to be the part of event in such a esteemed institution of the region. So I am really thankful for the invitation. कुछ दिन पहले मैडम रितु का मेरे पास मैसेज आया था कि वो नेशनल वेबिनार करना चाहते हैं और कैसा टॉपिक डिसाइड किया जाए, कैसे टॉपिक पे बात की जाए। तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम इमर्जिंग ट्रेंड्स के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर क्लास के स्टूडेंट से रिलेटेड है और एक कॉमन टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स इसके ऊपर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक्चुअली सोसाइटी में जैसे जैसे सोशियो इकोनॉमिक चेंज होते हैं, कल्चरल चेंजेस होते हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, उससे किसी देश की पॉलिटिक्स भी प्रभावित होती है और वैसे ही पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर भी चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस के साथ साथ नए ट्रेंड्स पैदा होते हैं। खासतौर पे जब किसी स्टेट में इलेक्शंस होते हैं सेंट्रल लेवल पे, नेशनल लेवल के ऊपर, तो नई नई चीजें राजनीति में उभर कर आती है। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के नाते या पॉलिटिकल साइंटिस्ट के नाते ये हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है कि हम लोग नई चीजों को समझें, क्योंकि जब तक हम लोग सिस्टम के अंदर नए चेंजेस को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम लोग उस सिस्टम के समझने की बात नहीं कर सकते, राइट। इसलिए हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है वो इमर्जिंग ट्रेंड्स की बात डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स या डिफरेंट कंट्रीज या पॉलिटिक्स के बारे में हम करते हैं। जहां तक इंडियन पॉलिटिक्स की बात है, इंडियन पॉलिटिक्स में भी ये एक बड़ी बहुत ही कॉमन और महत्वपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ भी टाइम टू टाइम जो है नई नई चेंजेस, नई नई जो ट्रेंड्स है वो जो है वो आते रहते हैं और पुराने जो ट्रेंड्स हैं वो समाप्त होते जाते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं बेसिकली वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि एट प्रेजेंट जो कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स है इंडिया की, उस पॉलिटिक्स में किस प्रकार के ट्रेंड्स हैं जो कि एक प्रकार से इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, जिनको हम एक प्रकार से नई प्रवृत्तियां राजनीति में कह सकते हैं। इसमें देखिए पहली बात तो जैसे रिवाइवल ऑफ सिंगल पार्टी डोमिनेंस है। हमारे देश में जब हमारा देश आजाद हुआ, आजादी से पहले हमारे यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जो बाद में पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आजादी के बाद बनी रही और उसका डोमिनेंस रहा। खासतौर पर 67 तक, जब तक देश में राज्यों के अंदर नॉन कांग्रेस पार्टियों की सरकारें नहीं बनी तब तक वो पूरे उसमें रही और यानी कि उसके बाद भी जो है सिंगल पार्टी डोमिनेंस रहा। बीच में थोड़ा सा बदलाव आया, लेकिन आज फिर हमारे देश की जो राजनीति है वो सिंगल पार्टी डोमिनेंस की तरफ जा रही है। जा रही नहीं, मैं तो कहूंगा कि है, क्योंकि बीजेपी जो है वो अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जो है इंडियन पॉलिटिक्स में मौजूद है। तो एक तो ये नई बात है जो कि जो है पिछले कुछ टाइम से जो है हमारे सामने आई कि इंडिया दोबारा फिर जो है मल्टी पार्टी सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो है वो सिंगल पार्टी डोमिनेंस की जो प्रवृत्ति उसके अंदर जो पाई जाती है, मींस एक पार्टी जो है वो जो डोमिनेटिंग, जो बीजेपी पार्टी आज, दैट इज ए डोमिनेटिंग पार्टी इन इंडियन पॉलिटिक्स, राइट। एक बात ये है कि जिसको हम कहेंगे पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। कास्ट की जो भूमिका है, जाति की जो भूमिका है भारतीय समाज में और भारत की राजनीति में शुरू से बहुत महत्वपूर्ण रही है। समय समय पर थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ जो है इसकी भूमिका किसी न किसी फॉर्म में रही है, लेकिन आधुनिक जो संदर्भ है, आधुनिक जो व्यवस्था है, खासतौर पर जिस प्रकार से अभी स्टेट्स के इलेक्शन आने वाले हैं, यूपी में इलेक्शन होंगे, दूसरी स्टेट्स में इलेक्शन होंगे, पीछे भी जो इलेक्शन हुए और 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें हमने देखा कि कास्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कास्ट, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट को की बजाय बहुत से लोग जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है इसको कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी नाम देते हैं। जाति का जो राजनीतिकरण भी कहते हैं और राजनीति का जातीयकरण भी कई बार शब्दों का प्रयोग करते हैं बहुत सारे लोग। इसका मतलब ये होता है कि जब हम लोग
जाति के आधार पर राजनीतिक बातों को डिसाइड करें। जाति के आधार पे हम टिकट देते हैं, जाति के आधार पे हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसाइड करें, जाति के आधार पर हम लोग चीफ मिनिस्टर और दूसरे चीजों को हम उससे प्रभावित हों, जाति के आधार पर एक मतदाता अपने वोट का प्रयोग करें। सो वी कॉल इट पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द कास्ट। ये चीज इंडियन पॉलिटिक्स में, मैं इसको नई प्रवृत्ति तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये एक नए रूप में हमारे सामने अभी हमें देखने को मिल रही है, खासतौर पर अगर हम लोग यूपी और दूसरे स्टेट्स की बात करें तो। इसी प्रकार से एक रिलीजन की बात है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन, धर्म का राजनीतिकरण है। धर्म एक्चुअली धर्म इंडियन पॉलिटिक्स में इंडिपेंडेंस से पहले भी इंपॉर्टेंट था और आज भी इंपॉर्टेंट है। और मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि बेसिकली कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ पॉलिटिकल प्लेयर्स जो है वो धर्म को राजनीतिक फायदे के लिए प्रयोग करते हैं, तो वी कॉल इट पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द रिलीजन। अभी कल मैं एक टीवी चैनल देख रहा था, तो वहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग दो महिलाएं थी, उनसे वो जो टीवी वाला पूछ रहा था कि भाई आप बताओ क्या बात है क्या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब इलेक्शंस आते हैं तब जो है मुस्लिम्स की बात जो है वो बात आती है सामने, उससे पहले जब इलेक्शंस नहीं होते तो कोई नहीं पूछता है। तो इस प्रकार की जो भारत की राजनीति में जो है धार्मिक आधार पर जो मुस्लिम और हिंदुइज्म, हिंदुत्व, हिंदुवाद कौन है, हिंदू कौन है, इस प्रकार के शब्दों की परिभाषाएं गणना शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं वो एक उसका राजनीतिकरण जो है वो देखने को मिलता है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो वो इस प्रकार से जो है प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो धर्म है वो कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर उसकी जो घुसपैठ है या उसको धार्मिक जो चीजें हैं वो कुछ ज्यादा बढ़ रही है हमारे देश के अंदर, वो चीजें इंक्रीज हो रही है। तो वी कैन कॉल इट ए पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स। इट्स ए न्यू ट्रेंड। एक बात खासतौर पर पीछे 2014 में और 2019 के इलेक्शंस में और आज भी हम लोग देखते हैं कि मीडिया की जो भूमिका है वो भारतीय राजनीति में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यू कैन से दैट चेंजिंग रोल ऑफ मीडिया, स्पेशली द सोशल मीडिया। आज अगर हम लोग इस बात पे गौर करें कि एक मतदाता तक पॉलिटिकल पार्टीज कैसे पहुंचती हैं, तो आई थिंक दिस इज द मैक्सिमम, this is the one of the tool which is used maximum by the political parties, इंटरनेट के माध्यम से, खासतौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से। और सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, थोड़ा सा ये थोड़ी सी एक बात ये है कि आजकल उसकी जो भूमिका है वो एक थोड़ी निष्पक्ष भूमिका उसकी होनी चाहिए, क्योंकि प्रेस जो है उसको हम डेमोक्रेसी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ मानते हैं और प्रेस की भूमिका किसी भी लोकतांत्रिक ढांचे को खड़ा करने में, उसको बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण है। राइट। एक ब्रिटिश स्कॉलर हुए हैं एच.जे. लास्की, उन्होंने किताब भी लिखी थी, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। वो उन्होंने एक जगह लिखा है कि जब किसी देश के अंदर मीडिया ठीक ठाक ना हो तो वहां पे डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। तो एक नया ट्रेंड है हमारे इसमें देश की पॉलिटिक्स के अंदर कि जो मीडिया उसकी भूमिका बढ़ती जा रही है, सोशल मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया आज चीजों को इस्टेब्लिश कर रहा है। आज हम लोग स्पेशल जिस पैंडेमिक के बाद जो है स्टूडेंट्स है या टीचर्स है या कोई भी एक आम आदमी है समाज के अंदर रहने वाला, जो भी एजुकेटेड है थोड़ा सा, वो अपना इंटरनेट, अपना जो है ये मोबाइल फोन यूज करता है, इंटरनेट यूज करता है, एंड इज हाईली कनेक्टेड विद द सिस्टम। राइट। तो दैट्स व्हाई द मीडिया इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the politics of India right now. Okay. Then एक नई बात ये आई है कि there is a rise of identity politics. Identity politics क्या है कि एक पहचान की राजनीति की बात आ गई है। जैसे आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में आजकल इलेक्शंस की तैयारी में लोग लगे हुए हैं, तो वहां पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और जो पॉलिटिकल जो प्लेयर्स हैं, वो छोटे छोटे ग्रुप्स का एक अलायंस बनाना, आपने देखा होगा कि भी आजकल हम देख रहे हैं अखिलेश जी जो है वो छोटे छोटे ग्रुप्स को मिला करके एक अलायंस बना रहे हैं। इट्स ए न्यू थिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स। पहले ऐसा नहीं होता था, कि पहले इस प्रकार की चीजें नहीं होती थी। हाँ, रीजनल पार्टीज की भूमिका तो पहले भी इंपॉर्टेंट थी, वो आज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो छोटी छोटी ग्रुप्स की जो आइडेंटिटी है, ये फलां से संबंधित है, ये उससे संबंधित है, ये उससे संबंधित है, उनको हमने इकट्ठा कर लिया, उसके बाद we are creating a new alliance type of the things for the election purpose or for political purpose. So this is also one of the new thing that is taking place in politics. Next thing is that is, you can say, over personalization of powers. Over personalization of powers means पहले हमारी देश की राजनीति में होता था जैसे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स है। इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री होते थे तो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स पाया जाता था। 2-3 लोग होते थे जो कि महत्वपूर्ण डिसीजन मेकिंग फोर्स के रूप में काम करते थे। आजकल ये चीजें पर्सनलाइजेशन ज्यादा हो गया पावर्स का। जैसे कोई भी बात होती है तो हम लोग सीधे जैसे हम कह देते हैं मोदी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने वैसा कर दिया। नाउ द पर्सन इज गोइंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स देन द पोलिटिकल पार्टी। आई एम सेइंग दिस पॉइंट कि व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन टेक द केस इन अमेरिका, ट्रम्प वाज इंपॉर्टेंट, इन रशिया पुतिन इज इंपॉर्टेंट। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स आल्सो। सो द सेम थिंग इज हैपनिंग इन आवर कंट्री नाउ। द
person is more important than a political party. Person is dominating the whole scenario in politics. So we can say that it is the over personalization of power in politics. Then the new thing is that there is a politics of women and other deprived section of society. That's also a very important emerging trend. अभी आजकल देखा होगा आपने, हमारे यहाँ पे कोई लोग कहता है कि हम महिलाओं को 1000 रुपया महीना कर देंगे, कोई कहता है कि हम महिलाओं को ये करेंगे। एक पार्टी ने तो महिलाओं को लेकर के स्पेसिफिक एक एजेंडा तैयार कर दिया, मैं लड़की हूँ तो लड़ भी सकती हूँ, लाइक दिस। सो वीमेन एम्पावरमेंट that is a separate thing, but the increasing role of this type of the role of women in politics, that is new idea in politics, जो अभी धीरे धीरे हमारे सामने आ रहा है। उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जैसे दलित वोट है, दूसरे जो दलित पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इमर्जिंग इन पॉलिटिक्स। क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कुछ इस प्रकार का एरिया, कुछ क्षेत्र इस प्रकार का जहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा डोमिनेट करती हैं पॉलिटिक्स को, जहां पर इस नाम से ऊपर बहुत बड़ी राजनीतिक व्यवस्थाएं काम करती हैं। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द न्यू थिंग इन पॉलिटिक्स। Then there is you can say lot of influences of the new liberal policies in politics. जो new liberal policies, especially जो 1990 के बाद जो भारतीय राजनीति में जो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन इंडिया के अंदर जो ग्लोबलाइजेशन के जो प्रोसेस शुरू हुए, उनके इम्पैक्ट, उनकी जो प्रभाव है हम लोग इन पॉलिटिक्स पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइवेटाइजेशन इंक्रीजिंग ऑन द लार्ज स्केल, जो राजनीति के अंदर जो आपका जो निजीकरण की जो बातें हैं, स्टेट अपना हाथ पीछे खींच रही है, हर एक चीज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। न्यू लिबरल हम इसको प्रोसेस हम कह सकते हैं। सरकारी नौकरी हम देखते हैं कि कम होती जा रही है, एडोकिज्म की तरफ बातें की जा रही हैं। कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात है कि भाई हम इस प्रकार ऐसा करके वी कैन हैव द गुड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वी कैन इंप्रूव द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। सो दिस इज आल्सो a new important thing, right? And one thing is that we can say that is basically populist politics. पॉपुलिस्टिक पॉलिटिक्स मींस यानी कि जिसमें हम लोग घोषणाएं करते रहते हैं, हम लोग स्कीम्स लेकर आते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि हाँ भाई हम जो है लोगों की भलाई के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस प्रकार के पॉपुलर पॉलिटिक्स भी, हालांकि पहले भी इस प्रकार की बातें रही हैं भारतीय राजनीति के इतिहास में, लेकिन आजकल ये चीजें कुछ ज्यादा हमें देखने को मिलती हैं, ज्यादा प्रभावी रूप से जो है वो प्रेजेंट की जाती हैं ऑन द नेम ऑफ द वेलफेयर स्कीम। Welfare scheme is a very fine idea for a democratic system. Welfare is important for a democratic system, for a democratic polity. But the things must be in the real sense. They must be for the welfare of the masses. तो लेकिन कहीं ना कहीं वो बातें इस प्रकार से जो है वो इम्प्लीमेंटेशंस या दूसरी चीजें, मैं यहाँ पे किसी पॉलिसी या प्रोग्राम्स का मूल्यांकन में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो एक नई ट्रेंड है वो इंडियन पॉलिटिक्स में जो है वो देखी जा सकती है। एक बात हम लोग कह सकते हैं, दैट इज फेडरलिज्म। जो फेडरल पॉलिटी है, जो संघात्मक है, संघीय जो ढांचा है, संघीय जो राजनीति है, वो भारतीय राजनीति में खास तौर पर 1967 के साथ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हुई। उससे पहले कम थी। मैं तो कई बार इसको बल्कि ये कहता हूँ कि इट इज नॉट ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फेडरलिज्म, बेसिकली इट इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पॉलिटिकल फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को लेकर के आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आप सभी लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में आपने थोड़ा बहुत, यानी कि आप पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, और आपने फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा होगा। फेडरलिज्म के बारे में इंडियन पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे कंसेप्ट, किसी ने कुछ कहा, किसी ने पैसिव फेडरलिज्म, ऐसी बातें की। इंपॉर्टेंट बात यह है कि फेडरलिज्म का जो स्वरूप है वो भारत में पक्ष और विपक्ष के ऊपर ज्यादा निर्भर करता है। जब कोई पार्टी विपक्ष में होती है तो वो फेडरलिज्म के बारे में बातें करती है कि ये हो गया, खतरा पैदा होगा, ये हो गया, राइट। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अब थोड़ा सा फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें हैं, क्योंकि जिस प्रकार से यूनिलेटरल डिसीजंस कई बार किए जाते हैं तो उसको स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है दिक्कत आती है, कई बार स्टेट गवर्नमेंट्स उसको क्रिटिसाइज करती है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी पंजाब गवर्नमेंट ने पीछे एक सुप्रीम कोर्ट में शायद एक केस डाला कि हमारे जो बीएसएफ की जो उसकी वो बॉर्डर एरियाज में उसकी जो जुरिसडिक्शन बढ़ा दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट्स को कर दिया गया है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स जो है रही है इंडियन पॉलिटिक्स में, आज भी है। कुछ लोगों का मानना है कि आजकल थोड़ी सी बात जो है वो ज्यादा तेजी से, ज्यादा उससे जो है वो सामने आ रही है, ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रूप से जो है उभर कर सामने आ रही है। तो दैट्स व्हाई इट इज, यू कैन से इट इज वन ऑफ द ट्रेंड, इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। Next thing is the concept of secularism. Some people are saying that there is a threat to secularism. Secularism means where we are having the equality of the equal protection and all these things of all the religions, where we have the secular approach.
कुछ लोगों का मानना है कि आजकल जो जिस प्रकार का एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, जिस प्रकार से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज बातें करती हैं या जिस प्रकार से प्रोग्राम्स को प्रोजेक्ट किया जाता है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता की जो छवि है उसके बारे में, उससे संबंधित थोड़ी सी नई बातें उसमें उभर कर आ रही है। इस प्रकार की बातें की जाती है। एक बात और है जो कि एकदम से एक नई बात हम लोग कह सकते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, वो बातें हैं डेमोक्रेसी को लेकर के। आजकल ऐसा लगता है जैसे कि भारत में जो लोकतंत्र है वो चुनाव तक सीमित रह गया है। लोकतंत्र जो है वो डेमोक्रेसी का संबंध सिर्फ चुनाव से है। मैं आपको यहाँ पे साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी का संबंध, ठीक है, लोकतंत्र में चुनाव तो एक तरीका है, एक आधार है जिसके आधार पर जो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम काम करता है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी चलती है। डेमोक्रेसी इन इटसेल्फ इज ए सिस्टम। लोकतंत्र अपने आप में एक व्यवस्था का नाम है, एक ढांचे का नाम है, एक वैल्यूज का नाम है, एक आइडियल्स का नाम है। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं उसको इलेक्शन के साथ हमने उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है। मतलब इलेक्शंस आर गोइंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप। द इलेक्शंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, देयर इज नो डाउट। बट लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई इलेक्शंस जो है वो इलेक्शंस के टाइम हमें डेमोक्रेसी नजर आती है, उसके बाद जो हम लोग उस प्रकार की सोच, उस प्रकार के जो है हमारी जो वैल्यूज हैं, उस प्रकार की बातें हम लोग नहीं रख पाते हैं, राइट। तो एक ये नई बात जो है वो धीरे धीरे हमारे सामने आई है। एक बात है जिसको हम कहते हैं फैक्शनल पॉलिटिक्स, गुट राजनीति की हम लोग बात कर सकते हैं। फैक्शनल पॉलिटिक्स तो वैसे हमेशा रही है इंडियन पॉलिटिक्स में, आज भी पाई जाती है, आजकल थोड़ी सी ज्यादा पाई जाती है। कि फैक्शनल पॉलिटिक्स का मतलब होता है जब एक ही पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अलग अलग गुट पाए जाए। हालांकि ये बात सैद्धांतिक आधार पर तो ये बात सही नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो ऐसा पाया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अलग अलग नाम से, अलग अलग लीडर के नाम से जो है अलग अलग किस्म के गुट पाए जाते हैं। वो हालांकि इकट्ठे काम करते हैं, बट इट इज वन ऑफ द न्यू ट्रेंड ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें जिनके बारे में बात की जा सकती है, क्योंकि बहुत सारी, जैसे अभी मैडम ने भी बताया, मैडम रितु ने भी कुछ पॉइंट्स हाईलाइट्स किए थे कि सोशल इंजीनियरिंग की बातें की थी, दूसरी की बातें की थी। एक दो चीज और है जो इंपॉर्टेंट है, वो है एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। एक शक्तिशाली विपक्ष नहीं है भारत में आज। हालांकि इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ छोटे से टाइम पीरियड को छोड़कर जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की हमेशा कमी रही है, और जो कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए अच्छी बात नहीं है। आज भी कोई मजबूत शक्तिशाली जो विपक्ष देश में नहीं पाया जाता है। विपक्ष का होना किसी डेमोक्रेसी के लिए जरूरी, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है जहाँ पे हम लोग डिबेट करें, डाइसेंट करें, जहाँ पे हम लोग विचार विमर्श के माध्यम से जो है हम अपने निर्णय के ऊपर पहुंचे। फॉर दैट पर्पज स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इज रिक्वायर्ड, एंड दैट इज, आई थिंक दैट इज लिटिल बिट मिसिंग इन पॉलिटिक्स। ये बातें जो है थोड़ी सी भारतीय राजनीति में उस प्रकार की नहीं पाई जाती हैं, right? And one more thing you can say that we have alliances, political alliances, coalition politics, and all these things. Still, we are having coalition politics. But that is not a coalition politics in real sense. Now we are having basically coalition politics with single party dominance. क्योंकि पीछे जो चुनाव हुए थे उसमें हालांकि कोलिशन पॉलिटिक्स थी, एनडीए ने चुनाव लड़ा, सारी बातें हुई, बट बीजेपी emerged as a very important strong political party, right? So it is you can say new trend in coalition politics. That coalition politics is there, still there, but one party is dominating the whole coalition process. एक ही जो दल है वो पूरे कोलिशन प्रोसेस को, पूरी जो गठजोड़ की जो राजनीति है, जो सरकारी ढांचा है, उसको जो है डोमिनेट करती है। एंड वन मोर थिंग जिसका भी जिक्र किया था मैडम ने, सोशल इंजीनियरिंग की बातें। सोशल इंजीनियरिंग की बातें पहले भी चली थी, आज भी चली है, और खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश है उसके अंदर इस प्रकार की एक नई ट्रेंड्स हम अभी फिलहाल देख सकते हैं इलेक्शंस के अंदर, कि किस प्रकार से सामाजिक आधार पर, जातिगत आधार पर, दूसरे आधारों के ऊपर जो है पॉलिटिकल जो है प्रोसेस, पॉलिटिकल जो प्रोग्राम्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो लॉन्च करती हैं, उनको आगे चलाती हैं, आगे बढ़ाती है, राइट। तो इस प्रकार से मोटे मोटे तौर पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो टॉपिक है, ये इतना ब्रॉड टॉपिक है कि इसके ऊपर हम लोग काफी देर लंबी चौड़ी बात कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आज की इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट रूप से जो वो पाए जाते हैं, और वो इमर्जिंग ट्रेंड्स के रूप में हम इनको देख सकते हैं, राइट। मैंने पहले भी बोला था, जहां से मैंने अपनी बात शुरू की थी, कि स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस टॉपिक की नेचर इस प्रकार की, इट इज टोटली सब्जेक्टिव टॉपिक, एनीबॉडी कैन रेज द पॉइंट, एनीबॉडी कैन रेज द क्वेश्चंस। सो आई वेलकम द क्वेश्चंस। मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें वो इसमें, और अपने सवाल पूछें। हम भी, क्योंकि वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स आल्सो, हमें भी कुछ नई चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। ओके, सो क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट साइड। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी मैडम।
Hello. Thank you, sir, for giving us your valuable insights on this very interesting topic. It will, hello. Hello. It will be a great pleasure for us to listen to you again in future events. Thank you so much. Madam, it's Sir, okay. we Madam, encourage curiosity. So if any participant wants to ask any question or express his or her मैडम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. if you want to express your views on this very interesting topic, is anyone interested? Yeah, students, please have a questions. We want that you must participate in this activity. I once again thank Principal Sir Dr. Krishan Kant, Dr. Rajpal Sir and Dr. Sri for being so kind and supportive on behalf of our and much more gratitude and thanks to our patient listeners for making this webinar successful. It was enthusiastic. Your participation was great. I guess 120, 130 participants were there. And sir, बहुत ही अच्छी बात कही आपने. सबसे पहले तो women politics के बारे में women politics के बारे में सर आपने बहुत ही अच्छा हमें बताया. कैसे आप women को एक object treat करते हो as just a means to win election, जबकि ये तो बेसिक जरूरतें हैं. मतलब अगर आधी आबादी है तो उनको इलेक्शन लड़ने का अधिकार, ये तो बेसिक जरूरतें हैं. आप एक मीन्स की तरह उनको प्रिटेंड करते हो. सर एब्सेंस ऑफ ऑपोजिशन, ये तो हम बच्चे क्लास में भी डिस्कस करते रहते हैं जब भी हमारी डिस्कशन होती है पॉलिटिक्स के ऊपर. तो हमेशा बच्चे यही क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर मैम अगर बीजेपी नहीं तो फिर और कौन, कोई ऑप्शन नहीं है. तो एब्सेंस ऑफ ऑपोजिशन बहुत ही नई चीज हमको देखने को मिली है. हालांकि पहले नहीं इतना होता था, बीजेपी बहुत ही स्ट्रांगली ऑपोजिशन में होती थी जब होती थी, बट अभी हम देख रहे हैं कांग्रेस क्या बाकी जितने भी पार्टीज हैं इतना नहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं. शायद जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रही है, या जो भी रीजंस हैं. और पर्सनलाइजेशन वाला पॉइंट पर्टिकुलरली आप उस एक कैरेक्टर को देखकर ही वोट डाल रहे हो. बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी, मतलब राहुल गांधी, ये लोगों के दिमाग में ये चीज अब बिल्कुल बैठ चुकी है. तो इसको थोड़ा सा हटाने के एक कैरेक्टर या एक व्यक्ति से नहीं करना चाहिए. आपको ओवरऑल एक पार्टी को जज करना चाहिए, सिर्फ एक पर्टिकुलरली एक कैरेक्टर या एक व्यक्ति से नहीं करना चाहिए. ओवरऑल उनका काम देखना चाहिए. अच्छा है तो उसको अच्छा भी बोलना चाहिए, बुरा है तो उसके पे हमको जागरूक करने के लिए में मैं हमारी विभागाध्यक्ष डॉक्टर रितु से रिक्वेस्ट करूंगी. मैम, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने आज जो बच्चों को बताया है, आज बड़ा ही करंट टॉपिक हमारा था ये, और इसके ऊपर सर ने बड़े ही समसामयिक विषय के ऊपर जो बड़ी सारगर्भित जानकारी दी है, उससे निश्चय ही हमारे विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं सर. और आपने हमारे इस वेबिनार के लिए सर अपने व्यस्तम समय में से टाइम निकाला सर, और आपके कोऑपरेशन की वजह से ही हम ये कर पाए. तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. और अब मैं सर क्योंकि हमारा ये टॉपिक भी है और
बच्चों ने इससे बहुत कुछ सीखा है। और सर आपका भी और प्रिंसिपल सर का भी, डॉक्टर राजपाल सिंह का, अपने प्रिंसिपल कृष्णकांत गुप्ता जी का भी, दोनों महाविद्यालयों के प्राचार्य का, और साथ में सर आपका धन्यवाद करती हूँ, हृदय से आभारी हूँ। अब मैं तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। Thank you so much everyone for so much everyone for making this webinar। हम क्लास क्या क्या सर ने बताया और क्या क्या आपको अच्छा लगा, क्या क्या समझ में आया, हम जरूर क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। थैंक यू सर फॉर एनलाइटनिंग आवर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। नमस्ते सर। मैडम थैंक्स अ लॉट। एक्चुअली हाँ जी मैं सर। चाहता था कि अगर if students can participate, we can keep it continue. If there are some questions, we can discuss the questions. ओके सर। मैं कह रहा था कि अगर students के कुछ सुजाता है, नैन्सी, ये अपने किस क्लास के स्टूडेंट्स हैं? सर एक्चुअल में हमारे फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर और फाइनल तीनों ही क्लासेस के स्टूडेंट हैं। ओके ओके ओके। नहीं, मैंने इसलिए थोड़ा सा चीजों को ब्रीफ में रखा कि मुझे लगा कि स्टूडेंट्स से बातचीत करेंगे हम लोग, गपशप करेंगे, तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग। चलो खैर, नहीं हाउ, अगर कोई ऐसी बात नहीं है ना मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम इनवाइट करने के लिए, एंड कन्वे माय स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर कृष्णकांत जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके प्लीज। थैंक यू। थैंक यू।